कोई हीनता की भावना नहीं थी, कोई असमानता की भावना नहीं थी। नब्बे फीट की हनुमान प्रतिमा और मंदिर। विश्व में हनुमान जी की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा के इस स्थल पर प्रतिवर्ष हनुमान जयंती और शरद पूर्णिमा पर विशाल मेला लगता है। प्रसाद तो लिया है ना? हाँ पापा जी। कितनी डिवाइन मूर्ति है, रियली। एक ईंट और 1 रुपया। डैडी, बिना खून की एक बूंद बहाए इस यूनिक रिवॉल्यूशन के द्वारा समाज में इक्वालिटी लाने और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का यह एक्सपेरिमेंट तो मुझे लगता है हिस्ट्री में अनपैरेलल है। ऑफ कोर्स। यस पापा जी, अ रियल सोशलिज्म, और वह भी विदाउट एनी ब्लडशेड। अच्छा, ईंट तो ठीक है, रुपया? क्या महाराजा अग्रसेन के समय भी मुद्रा को रुपए कहा जाता था? देखो संदीप, रुपया शब्द जो है वो रूपा से बना है, और संस्कृत में रूपा का मतलब होता है चांदी। उस जमाने में चांदी की मुद्रा को रुपया कहा जाता था, और यही रुपया आजकल बोलचाल की भाषा में रुपया कहा जाता है। और आजकल तो सभी प्रकार की इंडियन मनी को रुपया ही कहा जा रहा है। खैर छोड़ो, तो सबजन हिताय सबजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित यह संभवतः मानवता के इतिहास में पहला समाजवाद का उदाहरण है। अपने गणतंत्र को मजबूत करने के लिए महाराज अग्रसेन ने विष्णु की प्रतिष्ठा में 18 यज्ञ किए। ये यज्ञ क्या होता है डैडी? पहले के राजा महाराजा अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, जिसमें घोड़े को सैक्रिफाइस किया जाता था। नहीं नहीं संदीप, ये यज्ञ केवल स्टेटस सिंबल नहीं होते थे, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता और जन जन की भावना तक पहुंचने का माध्यम भी थे। तो महाराज अग्रसेन ने 18 यज्ञ किए और एक एक गणप्रतिनिधि को यजमान बनाया और एक एक ऋषि को पुरोहित बनाया, और वो खुद सभी यज्ञों के अधिष्ठाता बने। ये गण प्रतिनिधि कौन थे पापा जी? देखो बेटा, महाराजा अग्रसेन ने प्रॉपर और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अग्रोहा गणराज्य को 18 कुलों में बांट दिया, और प्रत्येक हिस्से का शासन कुल का एक प्रतिनिधि देखता था। इसी प्रतिनिधि को गणाधिपति कहते थे। Something like state governors in the US, like Bobby Jindal is the governor of Louisiana state. Of course. And remember, he is also an Agrawal. We should be proud of him. समझे? खैर, तो 17 यज्ञ तो पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो गए, लेकिन 18वें यज्ञ के ठीक पहले पशु बलि को लेकर महाराज अग्रसेन के मन में द्वंद्व पैदा हो गया। पशु बलि को लेकर मेरे मन में द्वंद्व पैदा हो गया है विप्रराज। यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में द्वंद्व और संशय का क्या काम है राजन? यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में पशु बलि जैसा अपवित्र कार्य क्यों? वैश्यों का कर्म तो पशुपालन और उनकी रक्षा है, फिर उनकी बलि क्यों दें? महाराज, अब केवल एक यज्ञ शेष रह गया है, उसे पूरा कर लिया जाए, फिर पशु बलि निषेध कर दिया जाए। मनुष्य जितना ही पाप कर्म से बच सके उतना ही श्रेष्ठ है, और पशु हिंसा दुष्कर्म ही नहीं दुष्पाप भी है। यदि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने वैश्य जाति को पशुपालन और उनकी रक्षा के लिए बनाया है, न कि उनके प्राण लेने के लिए। यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है और उसमें पशु बलि अत्यंत ही अपवित्र है। मैं भी कितना पापी हूं जो मेरे मस्तिष्क में यह विचार पहले नहीं आया।
यज्ञ का समय टला जा रहा है महाराज। जल्दी करें, जो उचित समझे करें। अहम स्वभ्रात्रेण पुत्रांश्च तथा कन्या कुटुंबिना इदमेव उपदिशामि ना कश्चित् माचरेत्। इसका मतलब? उन्होंने कहा कि यज्ञ में पशु हिंसा से मुझे घृणा हो गई है। मैं अपने सभी बंधु बांधवों को, अपने कुटुंबियों को, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों को और सभी वैश्य कुलों को यह आदेश देता हूँ कि आज के बाद कोई भी हिंसा न करे। अच्छा, तो इसीलिए यूएस में रहकर भी ऑलमोस्ट सभी अग्रवाल वेजिटेरियन हैं। ऑफ कोर्स, इसीलिए आज पूरी अग्रवाल जाति एक अहिंसक, शाकाहारी और धर्मपरायण जाति के रूप में मानी जाती है। डैडी, आप हमेशा कहा करते हैं हमारे 18 गोत्र हैं, इन गोत्रों का क्या बेसिस है? यज्ञ समाप्त होने के बाद में महाराजा अग्रसेन ने इन 18 ऋषियों के नाम से 18 कुलों को 18 गोत्रों का नाम दे दिया और यह व्यवस्था दे दी कि आगे से शादी विवाह जो है अपना गोत्र छोड़ करके ही होगा, लेकिन अपने समाज में यानी कि अग्रवाल समाज में ही शादी विवाह का संबंध होगा। परंतु विवाह संबंध अपने ही समाज में यानी अग्रवाल समाज में हो, यह नियम बनाने का कारण? रक्त शुद्धि बनाए रखने के लिए महाराजा अग्रसेन ने ऐसा नियम बनाया, गोत्रों का प्रचलन किया। गोत्र का अर्थ होता है कोई एक कुल या एक कुनबा जो एक व्यक्ति को अपना मूल पुरुष मानता है। अपने ही गोत्र में विवाह संबंध नहीं करने का क्या रीजन है? देखो, ये व्यवस्था पूरी तरह से रक्त शुद्धि पर आधारित है और पूरी तरह साइंटिफिक है। लॉ ऑफ म्यूटेशन के मुताबिक रक्त संबंध में शादी विवाह करने पर वंश वृद्धि में आघात पहुंचता है और समाज में व्यक्ति का विकास रुक जाता है। अग्रवालों में गोत्र पालन की शानदार परंपरा रही है और इसीलिए आज अग्रवाल पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ जाति के रूप में स्थापित है। डैडी, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हो गया हूँ। यदि सभी अग्रवाल अग्रसेन जी की संतान है तो फिर आपस में तो भाई बहन हुए ना? ऐसा है कि महाराजा अग्रसेन अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे और उनके इस वात्सल्य से प्रभावित होकर के उनकी प्रजा भी उनको पिता की तरह मानती थी। शायद इसीलिए ये धारणा चल पड़ी होगी कि जितने भी अग्रवाल है वह महाराजा अग्रसेन की बायोलॉजिकल संतान है। हम लोगों का गोत्र क्या है डैडी? मित्तल गोत्र है और यही नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील कंपनी के ओनर श्री एलन मित्तल भी अग्रवाल हैं। एयरटेल के मालिक श्री सुनील भारती मित्तल और जेट एयर के मालिक श्री नरेश गोयल और इंडिया के सबसे पहले टीवी नेटवर्क जी नेटवर्क के मालिक श्री सुभाष चंद्र गोयल, ये सब के सब अग्रवाल हैं। मित्तल, जिंदल, गोयल, सभी 18 गोत्रों के नाम बताइए ना डैडी। देखो, मैं तुम्हें एक चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट में पूरी डिटेल्स है 18 गोत्रों की। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल जाति के फाउंडर थे, न कि जनक। इसीलिए सभी अग्रवालों को एक ही पिता की संतान मानने और भाई बहनों के बीच विवाह की धारणा सही नहीं है। 18 गोत्रों का आधार महाराज अग्रसेन के 18 पुत्र नहीं हैं, बल्कि 18 कुल अधिपति हैं। परंपरागत मत के अनुसार महाराजा अग्रसेन के 18 यज्ञों में यजमान, पुरोहित और तदनुसार गोत्र इस प्रकार हैं। अप्पू घर बच्चों के मनोरंजन के लिए
च्यवन ऋषि के नाम पर इस अप्पू घर का निर्माण किया गया है। शक्ति सरोवर 300 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबे इस विशाल सरोवर में 1986 में स्वामी सत्यमित्रानंद जी के सानिध्य में 41 पवित्र नदियों का जल भरा गया। इसकी खुदाई के समय हनुमान जी का विग्रह प्रकट हुआ था, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और शक्ति सरोवर के चारों ओर 140 कमरों की एक अतिथिशाला भी है। समुद्र मंथन झांकी सुप्रसिद्ध शिल्पकार श्री परिदा द्वारा निर्मित है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल 1000 शैया के अस्पताल से युक्त 278 एकड़ भूमि में फैले इस कॉलेज में 7 अगस्त 1994 को विधिवत कक्षाएं शुरू हुई। ग्रामीण क्षेत्र में खुलने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल है। अग्रोहा नगर न जाने कितनी बार बसा और कितनी बार उजड़ा। लंबे समय से खेड़े के रूप में पड़ा रहा हुआ है। अपने वंशजों से पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण हेतु आह्वान करता रहा, पर सबसे पहले उसकी टीस सुनी अग्रवालों के पुरोहित स्वामी ब्रह्मानंद जी ने। उन्होंने स्थान स्थान पर घूमकर अग्रवालों में यह भावना भरने का प्रयत्न किया कि अग्रोहा ही अग्रवालों की आदि पितृभूमि है तथा उसका पुनरुद्धार करना उसका पुनीत कर्तव्य है। उनकी प्रेरणा और प्रयासों के फलस्वरूप आज अग्रोहा अग्रवाल जाति के लिए श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। आज अग्रोहा 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध है और जहां अपनी कुलदेवी महालक्ष्मी को नमन करने के लिए दुनिया भर में बसे अग्रवाल आते रहते हैं। डैडी, आप कहाँ करते हैं महाराजा अग्रसेन वैश्य जाति के हैं, किंतु राजा लोग तो क्षत्रिय होते थे ना। देखो संदीप, महाराजा अग्रसेन वो पहले वैश्य थे जिन्हें छत्री की उपाधि से विभूषित किया गया और उन्हें चवर छत्र तलवार रखने का अधिकार दिया गया। और ये उपाधि उन्होंने अपने बाहुबल और बुद्धिबल से प्राप्त की थी और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आदमी के लिए कर्म ही प्रधान है, उसका जन्म या उसका वर्ण प्रधान नहीं है। अच्छा, तो इसलिए अपनी शादी में दूल्हा चवर छत्र और तलवार धारण करता है। शायद यही कारण है इस ट्रेडिशन का। डैडी, ये रुइंस कैसे हैं? ये प्राचीन अग्रोहा के रुइंस है बेटा। वही जिसे अग्रसेन जी ने बसाया था? कौन जाने, अग्रोहा न जाने कितनी बार बसा और कितनी बार उजड़ा। डैडी, हमारी कुलदेवी महालक्ष्मी ही क्यों है? और पापा जी, अग्रसेन जी की उस इच्छा का क्या हुआ जिसके तहत अग्रोहा को इंद्रपुरी जैसा भव्य, विशाल और समृद्ध बनाना चाहते थे? देखो, तुम दोनों की बातों का जवाब इस एक कहानी में है। सुनो, राजा अग्रसेन का अग्रोहा नगर इंद्रपुरी से भी अधिक भव्य समृद्ध था। नाकन्या माधवी को पाने में असफल होने के कारण इंद्रराज उनसे पहले से ही क्रुद्ध थे। अब उनकी ख्याति और समृद्धि को देखकर देवराज इंद्र उनसे ईर्ष्या भी करने लगे और उनको एक डर भी सता रहा था कि कहीं महाराज अग्रसेन इंद्रासन को प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अग्रसेन सभासदों, ईश्वर की असीम कृपा और मां भगवती के आशीर्वाद से हमारे राज्य में चतुर्दिक शांति है। गुप्तचरों का कहना है कि प्रजा धन धान्य से पूर्ण सुखी और समृद्ध है। इसके उपरांत भी अगर आप प्रजा के हित में कोई प्रस्ताव देना चाहें तो आपका स्वागत है। ये सब तो उत्तम है महाराज, परंतु आपके पिताश्री की एक इच्छा थी कि इस महल के समीप एक नए और भव्य महल का निर्माण हो।